आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर सहसारथी संवाद। नमस्कार दोस्तों, आज संसद में महिला आरक्षण बिल जो गिरा है, इसको लेकर कुछ चर्चा करते हैं। इसे हम बीजेपी की एक संवैधानिक हार के तौर पर देख सकते हैं, जिसका राजनीतिक असर बहुत ही गहरा हो सकता है। यह बीजेपी के पक्ष में अच्छा नहीं है। दोस्तों, आज लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल 298 मतों के समर्थन और 230 मतों के विरोध के बावजूद पास नहीं हो सका। वजह बहुत सीधी है, यह कोई साधारण विधेयक नहीं था, बल्कि संविधान संशोधन बिल था। और ऐसे बिल को पारित होने के लिए संसद में विशेष बहुमत चाहिए होता है, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 समर्थन। इसलिए 298 वोट काफ़ी लग सकते हैं, लेकिन संवैधानिक कसौटी पर वे पर्याप्त नहीं रहे। तो यानी कि दोस्तों 352 वोट अगर मिलता पूरे सदन से, पक्ष और विपक्ष मिलाकर, तो यह बिल पास हो गया होता। लेकिन 352 वोट नहीं मिले। विपक्ष पूरी तरह से तैयार है इस मामले पर बीजेपी को पूरी तरह से दरकिनार, बिल चाहे कोई सा भी हो, करने के लिए 12 वर्षों बाद विपक्ष को किसी बिल पर अपनी सहमति जताने या न जताने, असहमति जताने पर उनको एक रिजल्ट मिला और वो रिजल्ट विपक्ष के पक्ष में गया। और कई ऐसे बिल भी आए जो विपक्ष के विरोध के बावजूद भी पास हो गए। तो कहने का मतलब 298 वोट पड़े थे पक्ष का, सत्ता पक्ष का, मगर 230 वोट जो विपक्ष में था वो उनको एक वोट नहीं मिला। तो इसी कारण आज की हार को केवल संख्या बल की कमी नहीं, बल्कि राजनीतिक सहमति की कमी के रूप में देखना चाहिए। सरकार के लिए यह एक प्रतीकात्मक झटका है, मेरा मानना है, क्योंकि यह वही बिल था जिसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जोर लगाया था, पूरा जोर लगाया था, लेकिन सरकार को विपक्ष का साथ नहीं मिला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के मुताबिक ऐसे संशोधन को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। लोकसभा में यही बाधा पार नहीं हो सकी। असल में आज की बहस का केंद्र सिर्फ महिला आरक्षण नहीं था, इसके साथ परिसीमन, लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने और राजनीतिक पुनर्सीमन जैसे मुद्दे भी जुड़े थे। रिपोर्टों के मुताबिक विपक्ष ने यही आपत्ति उठाई कि सरकार महिला आरक्षण की भावना के साथ परिसीमन को जोड़कर चुनावी नक्शा बदलना चाहती है, जबकि सरकार ने इसे जनसंख्या परिवर्तन और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के पुनर्संतुलन के रूप में पेश किया। यह भी ध्यान रखने की बात है कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून पहले ही चर्चा में रहा है और उसे 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी भी किया गया, बताया गया। लेकिन आज जिस बिल पर हार हुई वह उस कानून के क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंट को नए परिसीमन और संशोधनों से जोड़ने वाला नया संविधान संशोधन प्रयास था। यानी आज की घटना को 2023 वाले कानून की पूर्ण असफलता नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन मार्ग पर आई राजनीतिक बाधा के रूप में समझना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। वोट थे लेकिन भरोसा नहीं था। संसदीय राजनीति में कई बार संख्या होती है लेकिन भरोसा नहीं होता। आज भी वही हुआ। सरकार चाहती थी कि महिला आरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय भावना, समानता और प्रतिनिधित्व के नैतिक प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस दिशा में जोरदार अपील की, लेकिन विपक्ष ने इसे केवल नारी समर्थन का प्रश्न नहीं माना। उसने इसे सत्ता रणनीति और आगामी चुनावी गणित से जुड़ा मुद्दा समझा। जब किसी बड़े विधेयक पर इस तरह का विश्वास बैठ जाए, तब सदन के भीतर वोट भी सिर्फ वोट नहीं रह जाते, वे राजनीतिक संदेश बन जाते हैं। सरकार की ओर से यह भी दलील दी गई कि देश की महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में अधिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है। आपको बता दें, निचले सदन में महिलाएं लगभग 14%, उच्च सदन में लगभग 17% और राज्य विधानसभाओं में करीब 10% हैं, जबकि वे देश की लगभग आधी मतदाता आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए आरक्षण का विचार लंबे समय से चर्चा में रहा है। फिर भी जब इस विचार को ऐसे संवैधानिक ढांचे से जोड़ा गया जिसमें परिसीमन का प्रश्न भी आ जाए, तो समर्थन की सहजता कम हो गई। विपक्ष की मुख्य आपत्ति यह रही कि सरकार महिला आरक्षण की लोकप्रियता को एक राजनीतिक ढाल की तरह उपयोग कर रही है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सीमांकन और सीटों के पुनर्वितरण से कुछ राज्यों, खासकर दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक शक्ति घट सकती है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सीमांकन और सीटों के पुनर्वितरण से
यानी कि जो अभी महिला बिल लाया गया था उसकी वजह से अगर वो पास हो जाती तो कुछ राज्यों, खासकर दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक शक्ति घट सकती है। रिटर्स के मुताबिक सरकार ने कहा कि प्रस्ताव 1971 की जनसंख्या स्थिरता के बाद आए बदलावों को समायोजित करने के लिए है, जबकि विपक्ष ने इसे चुनावी लाभ का तरीका बताया। यही विरोध आज की हार का मुख्य कारण बना। तो समझते हैं दोस्तों, आज की हार का असली कारण वास्तव में था क्या। कानूनी भाषा में देखें तो बिल इसलिए गिरा क्योंकि वह आवश्यक विशेष बहुमत तक नहीं पहुंच पाया, और भावनात्मक भाषा में देखें तो वह इसलिए गिरा क्योंकि देश की मुख्य राजनीतिक शक्तियां एक ही प्रश्न पर एक साझा सहमति नहीं बना सकी। संविधान संशोधन का रास्ता हमेशा कठिन होता है और आज यह कठिनाई खुलकर सामने आ गई। यह कोई सामान्य विधेयक नहीं था जिसे साधारण सदन बहुमत से आगे बढ़ा दिया जाए। यह सीधे संविधान को छूने वाला संशोधन था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 की शर्तें बहुत स्पष्ट है। संशोधन के लिए केवल उपस्थित सदस्यों के 2/3 समर्थन से काम नहीं चलता, साथ ही कुल सदन संख्या का बहुमत भी चाहिए। इसी संवैधानिक कसौटी पर सरकार पिछड़ गई। लोकसभा में 298 सदस्यों ने पक्ष में और 230 ने विरोध में वोट दिया, लेकिन यह जरूरी सीमा नहीं पार कर सका। यही वह बिंदु है जहां राजनीति और कानून अलग अलग दिशाओं में दिखते हैं। राजनीति कहती है कि महिलाओं को अधिकार दीजिए, कानून कहता है कि अधिकार देने के लिए प्रक्रिया भी पूरी कीजिए, और चुनावी रणनीति क्या कहती है? वह कहती है कि प्रक्रिया के साथ सत्ता समीकरण भी देखिए। आज तीनों एक साथ टकरा गए, इसलिए यह हार सिर्फ एक बिल की नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रस्ताव की है। विपक्ष ने क्यों रोका, इसे भी समझते हैं। विपक्ष ने मूल रूप से बिल का नैतिक विरोध नहीं किया, बल्कि उसके राजनीतिक और संघीय निहितार्थों का विरोध किया। रिपोर्टों में साफ लिखा है कि विपक्ष ने आरोप लगाया सरकार इस बिल के नाम पर परिसीमन का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। विपक्ष का तर्क था कि महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए, उसे किसी ऐसी प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाना चाहिए जो भविष्य में निर्वाचन सीमाओं और सीटों के पुनर्वितरण को बदल दे। कांग्रेस ने कहा कि बिल को सरल बनाकर तुरंत प्रभावी किया जाना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, जब विपक्ष किसी लोकप्रिय सामाजिक मुद्दे पर भी प्रक्रिया को लेकर आपत्ति उठाता है तो वह केवल बाधा नहीं डाल रहा होता, वह राजनीतिक आशंका भी व्यक्त कर रहा होता है। उनका कहना यह था कि जब तक परिसीमन की स्पष्ट तस्वीर नहीं होगी तब तक महिला आरक्षण के नाम पर किसी क्षेत्रीय असंतुलन की आशंका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह आशंका सही हो या गलत, लेकिन इसी ने बिल को आगे बढ़ने से रोका। सरकार की दलील उसके उलट थी। उसने बिल को ऐतिहासिक अवसर बताया और कहा कि महिलाओं को उनके उचित प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर और सदन में यह संदेश देने की कोशिश की कि यह राष्ट्रीय हित का प्रश्न है, न कि दलगत राजनीति का। लेकिन संसद में सिर्फ संदेश से काम नहीं चलता, संदेश को संख्या चाहिए, और वह संख्या नहीं जुट सकी। अब थोड़ी कुछ अलग बात समझते हैं। क्या यह सिर्फ एक बिल की हार है? सरकार जो अभी यह बिल पर हारी है, तो क्या यह सिर्फ एक बिल की हार है? नहीं दोस्तों, यह उस राजनीतिक भरोसे की हार भी है जो किसी बड़े सुधार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। जब कोई सरकार एक संवैधानिक संशोधन को महिलाओं के सम्मान और लोकतांत्रिक सुधार के रूप में पेश करती है, तब उससे उम्मीद की जाती है कि वह इसके लिए व्यापक सर्वदलीय सहमति बनाए। आज यह सहमति नहीं बन सकी। यही कारण है कि यह पराजय कानूनी कम, राजनीतिक अधिक दिखती है। थोड़ा और विचार करें तो यह घटना प्रतीकात्मक रूप से बहुत भारी है। राजनीति में कई बार एक फैसला तत्काल शासन नहीं बदलता, लेकिन जनधारणा को बदल देता है। कभी कभी कोई सरकार तकनीकी रूप से मजबूत दिखती है, पर एक संवेदनशील मुद्दे पर मिली हार उसे जन समर्थन की कमी के प्रतीक के रूप में बदल देती है। ऐसी ही छवि आज बन सकती है कि सरकार के पास बहस कराने की ताकत थी, लेकिन साथ लेकर चलने की क्षमता कम पड़ गई। यह छवि आगे के चुनावी माहौल में असर डाल सकती है। यह निष्कर्ष राजनीतिक विश्लेषण है, अदालत का फैसला नहीं, लेकिन इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। सत्ताधारी दल के लिए क्या संदेश हो सकता है? सत्ताधारी दल के लिए सबसे कठिन चुनौती तब होती है जब विरोधी दल किसी एक बिल के खिलाफ नहीं बल्कि आपकी प्रक्रिया के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बना ले। तब लड़ाई केवल मुद्दे की नहीं रहती, शासन शैली की बन जाती है। आज यही हुआ। अब विपक्ष यह कह सकेगा कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर संवैधानिक बदलाव थोपना चाहती थी, और सरकार यह कहेगी कि विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों के साथ राजनीतिक खेल किया। इस बहस में कौन अधिक विश्वसनीय लगेगा, यह आने वाले समय में जनता तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है, अब बीजेपी के लिए सिर्फ महिला आरक्षण के मुद्दे पर नहीं बल्कि हर उस मंच पर अधिक संयम, अधिक सहमति और अधिक राजनीतिक तैयारी दिखानी होगी जहां संवैधानिक या संघीय सवाल उठते हैं। लोकसभा में आज की हार यह बता गई कि सिर्फ नैतिक अपील काफ़ी नहीं होती। जब विपक्ष संगठित हो तब सरकार को गणित,
संवाद और भरोसा, तीनों पर एक साथ काम करना पड़ता है। और विपक्ष का आत्मविश्वास क्यों बढ़ेगा? दोस्तों, आज जो घटना हुई संसद भवन में, दोस्तों आज जो घटना हुई बिल पास, दोस्तों आज जो घटना हुई है, दोस्तों आज जो घटना हुई यानी कि जो महिला आरक्षण बिल, तो इससे विपक्ष का आत्मविश्वास चरम पर है, क्योंकि उसने एक कठिन राजनीतिक लड़ाई में सरकार को रोक दिया है 12 वर्षों बाद। यह संदेश विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय से विपक्ष पर यह आरोप लगता रहा है कि वह बड़े मुद्दों पर केवल प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जब वह एक संवैधानिक संशोधन को रोकने में सफल होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आज की घटना विपक्ष को यह कहने का मौका देगी कि एकजुटता, सवाल और दबाव से सरकार को रोका जा सकता है। और यही वह क्षण है जहाँ किसी भी राज्य या केंद्र की राजनीति में प्रतीक बनते हैं। जैसे कई बार कोई स्थानीय संघर्ष एक बड़ी राजनीतिक लहर का संकेत बन जाता है, वैसे ही आज की यह संसदीय हार भी आने वाले समय में एक प्रतीक बन सकती है कि जनभावना सिर्फ भाषणों से नहीं, प्रक्रियाओं की पारदर्शिता से भी बनती है। अगर जनता को लगे कि किसी पवित्र मुद्दे के पीछे कोई दूसरा एजेंडा छिपा है तो सबसे लोकप्रिय विचार भी कठिनाई में पड़ जाता है। यह राजनीतिक मनोविज्ञान है और आज संसद में वही दिखाई दिया। तो संक्षेप में अगर कहें तो आज महिला आरक्षण बिल इसलिए नहीं गिरा कि लोग महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ थे, बल्कि इसलिए गिरा कि सरकार उस बिल को संविधान संशोधन की कठोर कसौटी पर पास नहीं करा सकी और विपक्ष ने परिसीमन तथा सीट समायोजन की आशंका के कारण उसे रोक दिया। 298 वोट समर्थन में आए, लेकिन विशेष बहुमत नहीं मिला। साथ ही 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून पहले से मौजूद है। आज की हार कैसी हार है? उस कानून को नए राजनीतिक प्रक्रियात्मक ढांचे में लागू करने की कोशिश की हार है। यह घटना आगे चलकर भारतीय राजनीति में एक मोड़ बन सकती है। महिला आरक्षण का विचार अब और अधिक गंभीरता से चर्चा में रहेगा, लेकिन उसकी राह अब पहले से ज़्यादा स्पष्ट, ज़्यादा पारदर्शी और ज़्यादा सर्वदलीय सहमति वाली होनी चाहिए। आज संसद में जो हुआ उसने एक चीज़ साबित कर दी, संवैधानिक सुधार केवल नारे से नहीं, भरोसे और गणित दोनों से पास होते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब टाटा नैनो कंपनी को न्योता दिए थे बुद्धदेव बाबू हमारे बंगाल में, और सिंगूर में इसके विरोध में आदरणीय ममता दीदी बैठ गई थी और उन्होंने जो किसानों के मतलब वहाँ फैक्ट्री बैठाने के लिए जो ज़मीन का अधिग्रहण होना था, तो किसानों के पक्ष में उस ज़मीन को नहीं लेने देने के लिए ममता बनर्जी वहाँ पर धरने पर बैठ गई और तब तक वो धरना पर बैठी रही जब तक कि टाटा कंपनी यहाँ से वापस नहीं चली गई। भले ही कार की कंपनी खुलती तो उसके साथ कितनी मदर कंपनियाँ खुलती, केवल एक ही कंपनी वहाँ नहीं खुलती, टायर की कंपनी अलग खुलती, शीशे की कंपनी अलग, बहुत सारे जो मदर जो भी गाड़ी में अदर पार्ट्स की कंपनियाँ होती वो सब भी कंपनियाँ खुलती और कितने रोज़गार पैदा होते। लेकिन जनता की सोच वहाँ पर नहीं थी। जनता ने सिर्फ यह देखा कि ममता बनर्जी वहाँ पर धरने पर बैठी और वह जीत गई और बुद्धदेव बाबू की हार हो गई, मुख्यमंत्री रहते हुए ही हार हो गई। तो इस वजह से पूरे बंगाल की जनता में जो मैसेज गया कि ममता बनर्जी ही श्रेष्ठ है और उनको अपने सर आंखों पर बिठाया और सीपीएम पूरी तरह से सिमट कर रह गई। तो दोस्तों, सीपीएम का राज्य तो इतने वर्षों तक था बंगाल में, तो लोगों ने ममता बनर्जी का संघर्ष देखा है। यहाँ पर वो बहुत लड़ी है, बहुत बार मार खाई, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन वह डरी नहीं, लड़ती रही और सीपीएम के राज्य को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। तो यही बात आज संसद में भी घटी है। भले विपक्ष जो है धीरे धीरे एकजुट हुआ है और फाइनली किसी एक बिल पर उन्हें सफलता मिली है, किसी एक बिल को गिरा देना। और आने वाला समय भले ही सत्ता पक्ष के लोग यह प्रचार करें कि कांग्रेस महिला विरोधी है। प्रियंका गांधी बोल भी रही थी टीवी पर, जो लोग हाथरस और कई सारे जगहों पर जहां नारियों का असम्मान हुआ, नारियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, तो वहाँ पर ये लोग कुछ नहीं बोले, तो फिर ये लोग महिला आरक्षण बिल पर बात करते हैं। और उधर सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि विपक्ष जो है महिला आरक्षण बिल नहीं चाहते, महिलाओं का विरोधी है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, अब तो समय ही बताएगा, भविष्य बताएगा कि इनके साथ क्या होना है। भारत अपनी राह चलता रहेगा, कोई भी सत्ता आए या जाए, भारत की उन्नति होती रहेगी और यही मेरी शुभकामनाएं हैं हमारे अपने देश के प्रति। जय हिंद। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर, सहज सारथी संवाद।